हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्वज्ञ एजुटेक। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया चैप्टर जिसमें कि हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। ऑलरेडी हम जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे अपने लास्ट लेक्चर में, जिसमें कि मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारी जेट स्ट्रीम दो तरह की होती हैं, जिसमें कि आपकी होती हैं कौन सी, परमानेंट परमानेंट जेट स्ट्रीम एंड टेम्पररी जेट स्ट्रीम। तो आज इसी टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से परमानेंट जेट स्ट्रीम काम में आती हैं, कितने तरीके की होती है। जब आप परमानेंट की बात करोगे तो आज जो दो हम पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट इज पोलर जेट स्ट्रीम एंड सेकंड इज योर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। जब टेम्पररी की बात करोगे तो टेम्पररी में भी दो मेनली हम पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे हम अफ्रीकन जेट स्ट्रीम के बारे में, और सेकंड सोमाली जेट स्ट्रीम। तो ये दो जेट स्ट्रीम के बारे में हमें पढ़ना है, और फिर मैं आपको कुछ डिटेल दूंगा इसके बारे में कि कैसे इस जेट स्ट्रीम का क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वर्ल्ड में कितनी जगह पे आपका जेट स्ट्रीम किस तरीके से काम करती है, क्या इनकी फॉर्मेशन होती है, या किस तरह का ये क्लाइमेट क्रिएट करते हैं। लेटर ऑन हमारे इसी सेकंड पार्ट में, आज ही के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड जो टॉपिक होगा, दैट इज़ एयर मास। एयर मास को जब हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास, ठीक है। और इसमें भी दो तरीके से होते हैं, मॉइस्ट और ड्राई। क्लियर। तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अभिषेक पाल और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 क्लियर किया था, और यूपीएससी सीडीएस एंड एफकेट वेरियस टाइम क्लियर किया है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम। परमानेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ, टेम्पररी बता चुका हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये होती है हमारी पोलर जेट स्ट्रीम, जो कि आपका कौन से एरिया में पाई जाती है, 66 डिग्री नॉर्थ और स्लैश साउथ, साउथ में भी पाई जाएंगी ये, ठीक है। तो वो 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, तो मैं आपको सिर्फ नदर्न हेमिस्फेयर में दिखा रहा हूँ। सदर्न हेमिस्फेयर में आप ऑलरेडी इसको मान के चलिए कि सेम वहाँ पर भी ये फ्लो हो रही होंगी। क्लियर। तो यहाँ पर ये होती हैं। और सेकंड आप बात करेंगे सब ट्रॉपिकल की, तो ये 33 डिग्री नॉर्थ और साउथ में आपको देखने को मिलेंगी। अब ये बनती किस वजह से है, इनके बारे में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये हेडले सेल है, और ये कौन सा सेल है आपका, फेरल सेल है। तो आपको इन दोनों के बारे में तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप एक बार जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने जर्नल सर्कुलेशन ऑफ टेम्परेचर या जर्नल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप एक बार वो वाला लेक्चर जाके देखिए। अगर आप वो वाला लेक्चर देख के आए हैं तो फिर यहाँ पर आपको समझने में बहुत ही ईजी रहेगा। तो इसमें जब हम पढ़ेंगे परमानेंट जेट स्ट्रीम के बारे में, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के बारे में और पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहाँ पर बनती है, किस तरीके की होती है, तो ये आपका बनती है ट्रॉपिकल एरियाज में। क्लियर। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के बीच में जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है। क्लियर। अब टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो, दो रीजन है, फॉर एग्जांपल ये ए रीजन है और ये बी रीजन है। यहाँ पर आप समझ लीजिए टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आपका है 20 डिग्री सेल्सियस। तो द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ टू प्लेसेस इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। अब देखो, जितना ज़्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर जेट स्ट्रीम को मदद मिलेगी। कैसे? अब देखो, यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से हाई कन्वेक्शन होगा। क्लियर। और हाई कन्वेक्शन होने के वजह से हायर स्पीड ऑफ विंड होगी यहाँ पर। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से हायर स्पीड ऑफ विंड होगी, जिस वजह से आपका क्या, जब ये हायर स्पीड ऑफ विंड क्रिएट होगी, इसमें अगर आप कोरियोलिस इफेक्ट को मिला दो। अब कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, ये आपका इक्वेटर है, तो नदर्न हेमिस्फेयर में जो आपकी विंड्स होती हैं वो राइट हैंड की साइड डेविएट हो जाना, इसको बोला जाता है कोरियोलिस इफेक्ट। सेम अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फेयर में, तो विंड का लेफ्ट हैंड की तरफ डेविएट हो जाना, तो इसको बोला जाता है आपका कोरियोलिस इफेक्ट। अब जब ये कोरियोलिस इफेक्ट विद हाई स्पीड ऑफ विंड
मिल जाता है, देन आपका फॉर्मेशन होती है किसकी, जेट स्ट्रीम की। अच्छा, एक बहुत सिंपल सी चीज़ जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था, जो जेट स्ट्रीम है वो आपकी किस जगह पे पाई जाती है, ये आपके लिए एक सवाल तरीके से हो गया, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना है कि जो जेट स्ट्रीम है वो आपकी कहाँ पर पाई जा रही है, अपर ट्रोपोस्फेयर में कि लोअर ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, तो एट इक्वेटर द रोटेशन प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। अब देखो ये ग्रेटेस्ट वेलोसिटी आपका क्यों प्रोड्यूस कर रहा है इक्वेटर पे, यहाँ पर समझो। दो कंडीशन लेके चलते हैं, ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ के ऊपर देखो होता क्या है, यह एक बहुत सिंपल सा एक मैथ का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखो दो सर्कल है जिनका फोकस क्या है, सेम है। अब ये दोनों एक स्ट्रिंग से अटैच हैं, तो इसको भी सेम अमाउंट में घूमना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है, इस सर्कल में यहाँ पर डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है, वेयर एज यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है। क्लियर? तो D1 स्मॉलर है D2 से। अब यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा टाइम का, जो टाइम इनको लग रहा है कवर करने में वो क्या है, टाइम 1 इज इक्वल टू टाइम 2। तो अगर आप बेसिक फार्मूला भी लगाएं, थोड़ा सा आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि अगर इक्वल टाइम में ये अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड भी अनइक्वल होगी। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है कि जो स्पीड 2 आएगी वो ग्रेटर होगी किससे, स्पीड 1 से। अब सेम चीज को आप कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करो, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास आपका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि यहां पर एक रोटेशन लेने के लिए अर्थ को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू पोल्स। पोल्स में तो आप उनको बस एक छोटा सा सर्कल क्रॉस करना है, यहाँ पर देखो इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करके चलना है। तो इतने बड़े डिस्टेंस को कवर करने के लिए और रोटेशन में जो टाइम होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, कितना रहता है, 24.5 आवर्स, हाफ भी नहीं, 1/4 आवर। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये कवर करता है तो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेटर पे ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इक्वेटर पे अगर डिस्टेंस ग्रेट है, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो इक्वेटर पे स्पीड भी तो ज़्यादा होगी। सेम रिलेशन को अगर यहाँ पे लगाए तो यहाँ पर क्या होता है, जो कोरिलेसिस फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा तेज कहाँ पर लगती है, वो आपकी इक्वेटर पे रोटेशन पे सबसे तेज वेलोसिटी प्रोड्यूस करती है। बस इतना आपको याद रखते हुए चलना है। एज अ रिजल्ट द राइजिंग एयर विच स्प्रेड आउट नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड मूव फास्टर देन द लैटिट्यूड ओवर विच इट्स ब्लोइंग। क्लियर? राइट हैंड साइड में डेविएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ कोरिलिस, और लेफ्ट हैंड साइड में डेविएट होगी कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फेयर में। दोनों के पीछे का कॉन्सेप्ट सिंपल है, कौन सा है, कोरियोलिस फोर्स। ये अच्छे से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो तरह की जेट स्ट्रीम, फर्स्ट पोलर जेट स्ट्रीम और सेकंड इज योर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और सेम ये आपका कहाँ पर भी पाई जा रही है, ये सेम आपका सदर्न हेमिस्फेयर में भी पाई जा रही हैं। अब यहाँ पर आपको एक वेवी नेचर देखने को मिल रहा होगा जेट स्ट्रीम में, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वेव्स होती हैं आपकी रॉसबी वेव्स। क्लियर? ये क्या होता है, इसको रॉसबी वेव्स भी बोल देते हैं और कभी कभी इसको हम मियंडरिंग भी कहने लग जाते हैं। अब ये दोनों क्या काम आती हैं, देखो मियंडरिंग होने के पीछे बहुत सिंपल सा कारण है आपका, वो क्या है, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट का लो होना। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको क्लियर किया था कि जब आपका टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कम रहता है सिर्फ तभी आपको मियंडरिंग देखने को मिलेगी। और ये टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट सबसे ज़्यादा हाई कौन से सीजन में होता है, ये सबसे ज़्यादा हाई होता है आपका विंटर सीजन में। ठीक है, तो विंटर सीजन में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट आपका सबसे ज़्यादा हाई होता है, उसके बाद आ जाता है आपका समर सीजन। तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि जो आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो नियर स्टेट, देखो जितना ज़्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा उतनी कम मेंडरिंग होगी। तो कम मेंडरिंग होने का मतलब उतनी ज़्यादा स्ट्रेट आपकी जेट स्ट्रीम फ्लो करेगी। अब अगर स्ट्रेट जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है तो इस तरीके का कभी स्टेटमेंट आपके सामने आ सकता है कि इन विंटर सीजन द जेट स्ट्रीम फ्लो नियरली स्ट्रेट। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है,
ड्यूरिंग विंटर द STJ, ठीक है, इज नियरली कंटिन्यूस इन बोथ हेमिस्फेयर। STJ एग्जिस्ट ऑल ईयर, ये क्या होती हैं, ईयरली होती हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूं अर्थ की, तो हमको ऑलरेडी पता है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, वो मोस्टली कहाँ पर है, वो मोस्टली हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो शिफ्टिंग होती है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है, अगर आपको नहीं याद है तो एक बार दोबारा लिख लीजिए, कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। यहाँ पर क्या होती है, आपकी जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती हैं वो आके मिलती है, एक पॉइंट पे आके रुक जाती हैं। तो देखो यहाँ पर, अब जब सन आपका नदर्न हेमिस्फेयर में होगा तो ITCZ आपका ऊपर की तरफ को चला जाएगा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ को जाएगा तो जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर कम हो जाएगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा तो आपका ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे जैसे सन आपका ऊपर जाएगा, आपका जो यहाँ पर जेट स्ट्रीम है वो भी धीरे धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता जाएगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका STJ है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी जब कुछ टाइम के लिए आपको STJ देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि वो होता है बट उसका जो एम्बिट होता है वो कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो पाएगा, ये आपको समझना है। अब देखो यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स भी बहुत इफेक्ट डालते हैं। अब कॉन्टिनेंट्स होंगे तो यहाँ पर वार्मिंग में अफेक्ट पड़ जाएगा। कैसे? कॉन्टिनेंट की जो स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है, वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही अपना क्या, टेम्परेचर लूज कर देते हैं। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है कॉन्टिनेंट्स की, वो लो होती है इन कंपैरिजन टू ओशंस। मैं ऑलरेडी आपको ये सब अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार आप उन लेक्चर्स को दोबारा देख लीजिए, और अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो आप प्लीज़ हमारे उन लेक्चर्स को एक बार देख के आइए, तो आपको यहाँ से टॉपिक बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कॉन्टिनेंट की कम होती है, जिस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत जल्दी घट जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब आपको जेट स्ट्रीम बनाने के लिए आपको कंटिन्यूसली हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, जो कि जब नदर्न हेमिस्फेयर में सन होगा तब पॉसिबल कम हो पाता है। वेयर है जब आप सदर्न हेमिस्फेयर की बात करो तो यहाँ पर मेजॉरिटीली क्या है, यहाँ पर ज़्यादा आपका ओशन है, जिसका कि स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो टेम्परेचर को अपने अंदर होल्ड करके रख पाता है। इसी वजह से आप बात करेंगे जो STJ है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये आपका कंटिन्यूस होती है। कहाँ पर? ये आपकी कंटिन्यूस होती है सदर्न हेमिस्फेयर में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों? चलो आगे चलते हैं। STJ इज क्लोजली कनेक्टेड विद इंडियन एंड अफ्रीकन मानसून। अब देखो अभी हाल ही में मानसून ने इंडिया में ऑनसेट किया है, हालांकि इस बार मानसून थोड़ा सा लेट था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्यों लेट हो जाता है, किस वजह से। तो STJ भी आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है, किससे? मानसून से। अब देख लेते हैं किस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर इंडिया का सदर्न कोस्ट बनाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका कैसा हो गया, ये हिली एरिया है यहाँ पर, ठीक है। ये जो हिली एरिया है यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, यहाँ पर आपका तिब्बत मेनलैंड पाया जाता है। और ये तिब्बत क्या है, एक प्लेट्यू है, ठीक है। प्लेट्यू क्या होता है, एक कंटिन्यूस एरिया होता है जो कि एक सर्टेन हाइट पे बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये प्लेट्यू होता है, ये पूरा का पूरा वार्म अप हो जाता है। अब वार्म अप हो गया तो यानी कि पूरा का पूरा हॉट हो गया, तो यहाँ पे किस तरह का प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। अब यहाँ पर समझिए कैसे, ठीक है। यहाँ पर जो आपका मेडागास्कर होता है, ठीक है, अफ्रीका के पास, अगर हम बात करें अफ्रीका के पास, तो यहाँ से हमारा मानसून चलना स्टार्ट होता है और इस तरीके से इंडिया की तरफ आता है, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है, ये आ रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। आप देख पा रहे होंगे ये मैंने
पूरा डायरेक्शंस का मैप आपके लिए बना दिया। तो इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आपका इंडिया की तरफ मानसून आ रहा होता है। तो यहाँ पर जब लो प्रेशर एरिया बन जाएगा उस वजह से ये क्या करेगा, देखो यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो ये क्या करेगा, ऑनसेट ऑफ मानसून में मदद करेगा। क्लियर, हेल्प इन ऑनसेट ऑफ मानसून। और अगर यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया नहीं बनेगा तो ऑनसेट ऑफ मानसून आपका लेट होगा। तो बस इतनी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखते हुए चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपना पोलर फ्रंटल जेट के बारे में। अब ये भी किस वजह से बनता है, ये भी आपका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बनता है, जो कि मेनली क्या होती है, पोलर एयर्स की। तो यहाँ पर समर के समय यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाता है किधर, पोल्स की तरफ। अर्थ की अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, तो पोलर जेट स्ट्रीम यहाँ पर चल रही है। तो जैसे ही समर आएगा किस में, नदर्न हेमिस्फेयर में, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको, सब ट्रॉपिकल भी ऊपर की तरफ को आ जाता है। क्यों, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ऊपर ऊपर को शिफ्ट होने लगता है। ठीक है, अब ये कैसे शिफ्ट होता है, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। जब आपका सन यहाँ पर होता है तो ये पूरा का पूरा कौन से एरिया में पड़ता है, टॉरिड जोन। और ये टॉरिड जोन किसके बीच में होता है, 33 डिग्री हाफ नॉर्थ और 33 डिग्री हाफ साउथ के बीच में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, तो ये टॉरिड जोन पड़ता है यहाँ पे। अब जैसे ही आपका समर नदर्न हेमिस्फेयर में आता है तो ये टॉरिड जोन भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ की तरफ आएगा। तो पहले अगर मैं बात करूँ, जब इक्वेटर पे था सन इस पोजीशन में, तो मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर 40 था, यहाँ का टेम्परेचर 30 था और यहाँ का टेम्परेचर 20 था। अब जैसे ही ये नदर्न हेमिस्फेयर में आता है तो यहाँ का टेम्परेचर भी क्या पहुँच जाता है, अराउंड एंड अराउंड 38, और यहाँ का पहुँच जाता है 36। ये मैं हाइपोथेटिकल फिगर्स आपको दिखा रहा हूँ, क्यों, ताकि बस आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से याद कर पाएँ। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट अब ज़्यादा नहीं है, तो जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा वो थोड़ा सा पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और विंटर में जब आपका सन सदर्न हेमिस्फेयर में आ जाएगा तो फिर यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, अब सन आ गया कहाँ आपका, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फेयर में आ गया। तो अब देखो यहाँ पर ये वाले एरिया में लगभग लगभग 40 डिग्री अगर मैं मान लूँ टेम्परेचर चला गया, तो यहाँ पर 35, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 10। तो देख रहे हो आप, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट इस समय यहाँ पर ज़्यादा हो गया। बस इस तरीके के एग्जाम्पल्स में बच्चों आपको याद रखना है। अगर इस तरीके के एग्जाम्पल से आपको याद रह गया तो बहुत बढ़िया। द जेट इज स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूस इन विंटर, ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिकॉज ऑफ थर्मल ग्रेडियंट भी बोल सकते हो आप, या फिर कॉन्ट्रास्ट भी बोल सकते हो। क्लियर, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ रीजन। ठीक है, तो क्लाइमेट को अभी आगे पढ़ेंगे किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करता है। और ये और क्या करता है, पाथ एंड स्पीड इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, इनको भी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अब कैसे, देखो जो आपके टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से कुछ घूम रहे होते हैं आपके। अब यहाँ पर समझो, अगर यहाँ से जेट स्ट्रीम जाएगी फ्लो होके तो वो क्या करेगी, फॉर एग्जांपल अगर ये जेट स्ट्रीम थोड़ा सा साउथवर्ड शिफ्ट हो गई तो ये इनको पीछे की तरफ धकेल देंगी। तो ये क्या करती हैं, जो टेम्परेट साइक्लोन है आपके, उनकी डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। क्लियर, बस इतना आपको याद रखते हुए चलना है। उनकी डायरेक्शन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, अफेक्ट कर दिया जाता है, किसके द्वारा, आपका पोलर फ्रंटल जेट के द्वारा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेम्पररी जेट स्ट्रीम। अब ये क्या होते हैं, ये साल के कुछ समय, ये क्या होती हैं, सीजनल होती हैं, और मेनली सिर्फ कहाँ पर पाई जाती हैं, ये नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो ये सीजनल होते हैं, सेकंड ये नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पाई जाती हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पाए जाने के पीछे एक सिंपल सा कारण है, और वो क्या कारण है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में आपका लैंड मास
थोड़ा सा कम है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। और कोई भी विंड को हम जेट स्ट्रीम कब बोल देंगे? जब उसकी स्पीड 94 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चली जाएगी और वो फ्लो कर रही होगी क्या, एट अ हाइट ऑफ 9 to 15 किलोमीटर। क्लियर? 9 किलोमीटर से 15 किलोमीटर अबव द सरफेस अगर वो फ्लो कर रही होगी, सिर्फ तभी उस विंड को हम क्या बोलेंगे, जेट स्ट्रीम कंसीडर कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होती है सोमाली जेट और अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर बनती है। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट विंड आपकी बनती है सदर्न एशिया में और नदर्न अफ्रीका। तो मैं बता देता हूँ आपको ये कौन सा वाला एरिया हो गया। तो एक बार देख लेते हैं मैप। इस तरीके से अगर मैं इंडिया के कोस्ट को बनाऊँ यहाँ पे, तो ये वाला एरिया आपका सोमालिया वाला, और यहाँ से ऐसे अफ्रीका आपका नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है? तो इस वाले एरिया में जो बनती है यहाँ पर, किधर, ये तिब्बत के ऊपर। ठीक है? और यहाँ से इस ब्लॉक में आपका ये फ्लो करती है इस तरीके से। क्लियर बच्चों? तो आई होप आपको इसका समझ आ गया होगा किस एरिया में बन रही है। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सीजनल होती है। तो कहाँ से कहाँ तक है ये, और कौन से सीजन से होती है? जून से लेके अक्टूबर के बीच में आपको मेनली देखने को ये मिल जाएगी। इसका जो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 5 डिग्री से लेके 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, 5 डिग्री से लेके 20 डिग्री नॉर्थ। और ये और किस चीज़ को हेल्प करती है? जो कन्वेक्शन सेल बनते हैं हमारे इंडियन ओशन के ऊपर। ठीक है? ये मेनली मॉनसून में हेल्प करेगी। सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको पीछे बता चुका था। ठीक है? किस तरीके से कि इंडिया का हमारा सब कॉन्टिनेंट है, पेनिसुला है, और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तिब्बत के पास आपका लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और ये जो मेडागास्कर है जो कि आपका पड़ता है कहाँ पे, अफ्रीका के पास। ठीक है? तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर रीजन है। तो नॉर्मली तो विंड्स को आना था यहाँ पर, जब वो नॉर्मली भी आते हैं उस समय भी अगर यहाँ पर बिकॉज ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो लो प्रेशर एरिया होता है ये और इंटेंसिफाई हो जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर जो प्रेशर कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, प्रेशर कॉन्ट्रास्ट। साथ साथ इसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। तो ये प्रेशर कॉन्ट्रास्ट या फिर प्रेशर ग्रेडियंट ये इंक्रीज हो जाएगा। और जब मैं आपको विंड सिस्टम पढ़ा रहा था तो तब मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा प्रेशर कॉन्ट्रास्ट होगा, ये प्रेशर ग्रेडियंट होगा, उतनी ही उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड। ठीक है? तो ये जो विंड की स्पीड है ये और तेजी से बढ़ जाएगी। अब जब ये विंड की स्पीड बढ़ेगी, क्लियर, तो यहाँ पर जो मॉनसून है हमारा, इसको ध्यान रखना, जो मॉनसून है हमारा वो जल्दी आएगा। ठीक है? तो हमारे मॉनसून का जो ऑनसेट होता है वो थोड़ा अर्ली होता है। अच्छा, जब मॉनसून पड़ ही रहे हैं तो हल्का फुल्का आपको रेफरेंस दे देता हूँ। मॉनसून को हम बोलते हैं साउथ वेस्टर्न मॉनसून। ठीक है? क्योंकि ये हवाएं कहाँ से आ रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से आ रही है। और इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन कौन इफेक्ट करता है एक बार देख लेते हैं। ठीक है? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मॉनसून को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगी? सबसे पहली चीज़ आपका जेट स्ट्रीम। ठीक है? सेकंड आपका होता है अल नीनो। थर्ड ला नीना। फोर आपका होता है आईओडी, इसको बोलते हैं हम इंडियन ओशन डायपोल। और इसके बाद आता है आपका एमजेओ। ठीक है? मेडेवियन जूलियन ऑसिलेशन।
अब ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, लेटर ऑन हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे उनमें हम यही सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हेल्प करता है किसमें, हमारा मॉनसून में। इट इज़ कॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई हीट्स ओवर द तिब्बतन प्लेट्यू। तो जो हाई टेम्परेचर है वो हमारा फॉर्म हो जाता है कहाँ पर, तिब्बत प्लेट्यू के ऊपर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देख सकते हो आप यहाँ पर पोलर सेल बन रहे हैं, ये हो गया सब ट्रॉपिकल, ये हो गई पोलर जेट स्ट्रीम। यहाँ पर कहीं आपके बन रहे हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये है आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। और सेकंड चीज आपकी ये होती है यहाँ पर सोमाली जेट, ये कहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो इन दोनों का जो इफेक्ट होता है वो अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। नेक्स्ट सोमाली जेट, ये कहाँ पर फ्लो होती है, ये होती है सोमालियन कोस्ट में। ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है, आपको नदन अफ्रीका का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ये पाया जाएगा आपको सोमालियन कोस्ट में। ठीक है, इसी को हम साउथ वेस्टर्ली जेट भी बोल देते हैं कभी कभी। अब साउथ वेस्टर्ली जेट बोलने के पीछे रीज़न क्या, इसकी भी जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि अगर आप पीछे जाके देखें, यहाँ पर देखो, ये जो डायरेक्शन है ये देख पा रहे हो आप, यहाँ से ये कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है, देखो इस तरीके से, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो ये भी आ रहा है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा साउथ वेस्ट मानसून। तो ये जब इधर से आएगा ये साउथ वेस्ट मानसून को पुश भी करता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक है, इसकी जो अकरेंस होती है वो कब से कब तक होती है, सेम जून से लेके अगस्त तक। तो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है इस समय आपका बोथ सोमाली जेट और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली अफ्रीकन जेट स्ट्रीम दोनों आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ मेजर क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो फ्रॉम सदर्न इंडियन ओशन टू सेंट्रल अरेबियन ओशन। ठीक है, तो इक्वेटर के आसपास फ्लो होने वाला ये सबसे मेजर फ्लो है विंड का। अब सेकंड चीज़ देखो, यहाँ पर समझ लो इस चीज़ को अच्छे से, मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट और यही सेम प्रिंसिपल आपको कहाँ मॉनसून को समझने में भी हेल्प करेगा। तो ये हमारा इंडियन कोस्ट। ठीक है, जब आपका सोमाली जेट स्ट्रीम आती है इधर से, ठीक है, इस तरीके से अगर जेट स्ट्रीम आ रही है तो ये क्या होती है, ये दो भागों में टूट जाती है। दो भागों में टूटने का मतलब, एक जो भाग होता है वो आपका इधर चला जाता है अरेबियन कोस्ट की तरफ। ठीक है, और जो सेकंड भाग होता है आपका वो किधर की तरफ चला जाता है, आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ। क्लियर, तो यहाँ से आपका सोमालियन जेट दो भागों में टूट जाता है। अब ये कंटिन्यूअस रहता है क्योंकि इधर पे पूरा ओशन है, तो यहाँ से ये क्या एक्वायर करता है, हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एक्वायर करेगा। और ध्यान रखना अभी ऑनसेट ऑफ मानसून हो रहा है, तो ये सब आपको हम पढ़ाएंगे, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मानसून है वो भी इसी तरीके से दो भागों में टूटेगा और फिर यहाँ से हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर लेगा और कंटिन्यूसली जाता रहेगा। और फिर यहाँ पर आप बोलोगे आपका पड़ता है क्या, म्यांमार साइड। ठीक है, तो ये म्यांमार वाला एरिया होता है, यहाँ पर एक माउंटेन श्रृंखला होती है आपकी, इसे बोला जाता है क्या, अरक्कन योमा हिमालयाज या अरक्कन माउंटेन्स। ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा, इसका नाम अगर आपने देख लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अरक्कन योमा माउंटेन्स के पास जाएगा। जब पूरा पढ़ रहे हैं तो पूरा डायग्राम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से कंटिन्यूस होगा, इधर जाएगा, इधर टकराएगा और यहाँ से ये कंटिन्यूसली पैरेलली चलेगा। और फिर ये आके कौन सा एरिया, ये जो कन्फ्लुएंस वाला एरिया होता है हमारा, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस पूरे एरिया में जाके ये क्या करेगा, रेनफॉल करेगा। और रेनफॉल भी किस तरह के रेनफॉल करेगा, ये यहाँ पे ये करेगा ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो वेटेस्ट प्लेस है वो भी आपका यहीं पर पाया जाता है, मानेसर। ठीक है, तो वो भी आपका कहाँ पर है, यहीं पर पाया जाता है, किधर, मेघालय साइड। पहले यहाँ पे चेरापूंजी था, अब दूसरी कोई पॉइंट हो चुका है,
और ध्यान रखना मीन वाइल जब तक ये विंड यहाँ से ट्रेवल होकर इधर आएगी, मीन वाइल ये जो विंड्स थी जो इधर अरेबियन कोस्ट से वेस्टर्न घाट के बीच के स्पेसिस में से जो घुसी है इंडिया के अंदर इस तरीके से, ठीक है, ये बीच के स्पेसिस में से यहाँ से घुसेगी और ये भी इधर की तरफ ट्रैवल करती हुई जाएगी और ये भी यहाँ पर आके मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों हवा को यहाँ पर क्या बोलते हैं, हवा को लेके जाएंगे और वहाँ पर प्रेसिपिटेशन करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। द जेट रिमेन स्टेडी फ्रॉम जून टू सितंबर बिफोर मूविंग साउथवर्ड टू दी सदर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग विंटर। क्लियर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में तो ये जून से सितंबर के आसपास रहेगा, लेटर ऑन ये नॉर्थ की तरफ सॉरी साउथ की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखो आप, ये आपको देखने को मिल रहा होगा सोमालियन जेट स्ट्रीम, ये आपका लो प्रेशर एरिया बन रहा है, ये हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितनी तेज हवाएं यहाँ से देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। और ये किधर की तरफ आ रही है, इंडिया की तरफ को आ रही है सब की सब। अभी अगर आपने देखा होगा रिसेंटली एक साइक्लोन भी आपका बन रहा है, कहाँ पे, अरेबियन सी में, और ये फर्स्ट साइक्लोन है इस साल का जो कि अरेबियन सी में बन रहा है। इसका नाम क्या है, किसी को याद है उसका नाम? अगर आपको उसका नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन वेदर। वेदर के ऊपर किस तरीके का जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी लेटिट्यूडनल हीट बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। अब किस तरीके से लेटिट्यूडनल हीट बैलेंस को मेंटेन करता है, ये थोड़ा सा समझेंगे इस बात को। देखो, जो वो जेट स्ट्रीम होती है जब वो बनती हैं वो किसकी वजह से बन रही हैं, ठीक है। आपने देखा होगा वहाँ पे हेडली सेल इस तरीके से क्रिएट हो रखा था और फेरल सेल इस तरीके से। तो यहाँ कहीं पे आपका कौन सी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फॉर्म हो रखी थी। अभी जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम यहाँ पर फॉर्म हो रखी थी ये बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ विंड की वजह से हो रही थी, ठीक है। ये जो विंड यहाँ पर फ्लो होती है, अब देखो यहाँ पर समझ लो एक तरीके से कन्वेक्शन सेल इस तरीके का बनता है। तो ये लो प्रेशर एरिया, ये हाई प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ पर समझो ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। अब ये लो प्रेशर एरिया से ऊपर की तरफ को उठेगी, तो यहाँ पर भी समझो और साइमल्टेनियसली उधर भी समझते चलो। फिर ये इधर की तरफ को जाएगी, देखो इधर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ अपर ट्रोपोस्फेयर में कंपैरेटिवली, जो अपर ट्रोपोस्फेयर वाला रीजन है, नीचे पे ग्राउंड पे लो प्रेशर होगा तो अपर ट्रोपोस्फेयर में हाई प्रेशर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जहाँ पर नीचे पे हाई प्रेशर है ऊपर पे लो प्रेशर एरिया। क्लियर। तो यहाँ से देखो इधर की तरफ हवा चलेगी। अब जब ये इधर की तरफ हवा लेके जाएगा तो यहाँ की जो विंड्स है या यहाँ का जो टेम्परेचर है उसको भी ये शिफ्ट कर देगा ऊपर की तरफ। क्लियर। तो इस तरीके से ये लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस को मेंटेन करके चलता है। It influences the mid-latitude weather disturbance. Usually, there are severe storm when jet stream interference with the wind system. अब सीवियर स्टॉर्म क्यों आ रहे हैं, सिंपल सी बात, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जेट स्ट्रीम कहाँ पर बनती है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर की मतलब क्या हो गया, लो प्रेशर, बहुत ही इंटेंस लो प्रेशर। अब जहाँ जहाँ इंटेंस लो प्रेशर बनेगा वहाँ वहाँ स्ट्रॉम आना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। समझो, जो लो प्रेशर वाला रीजन होता है और जो हाई प्रेशर वाला, मैंने बताया था कहाँ पर एंटी साइक्लोन बनेगा, कहाँ पर साइक्लोन, ये तो मैं जिक्र कर चुका था। अब यहाँ पर देखो आप, जो लो प्रेशर वाला एरिया है, एक सेकेंड सॉरी, जो लो प्रेशर वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। ये क्लाउड फॉर्मेशन एग्जैक्टली किस पे डिपेंड होगा, जितनी ज़्यादा विंड ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर यहाँ पर लो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंटेंस बनेगा, ठीक है, तो ये जो राइजिंग अप ऑफ एयर है या फिर ये कन्वेक्शन सेल है, ये भी बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। और जब ये कन्वेक्शन सेल इंक्रीज होगा तो हाई अमाउंट ऑफ
क्लाउड फॉर्मेशन, या हाई अमाउंट ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, या इंटेंस क्लाउड फॉर्मेशन, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा किस तरीके का क्लाउड आपका बन जाएगा यहाँ पे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी समझ चुके हैं, किससे रिलेटेड था वो, थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड था, टॉर्नेडोज आपके वहां पर बन रहे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर किस तरीके का क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको, क्लूमनो निम्बस। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये प्रेसिपिटेशन पैटर्न को भी इफेक्ट करता है, टेम्परेट साइक्लोन के पाथ को इफेक्ट करता है। क्लियर, इट ऑल्सो इफेक्ट इंडियन मानसून को भी इफेक्ट करेगा, सच एज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और सोमाली जेट स्ट्रीम, ये दोनों की दोनों किसको इफेक्ट करेंगे आपके, ये तीनों की तीनों सॉरी आपके इफेक्ट करेंगी किसको, मॉनसून के ऑनसेट को। इट ऑल्सो अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इट ऑल्सो अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एयर मास विच में कॉज ड्रॉट फ्लड इन सर्टेन एरिया। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ओके, अगर एक वीक पोलर जेट बनेगा तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, पोलर वॉर्टेक्स। अब ये आपको मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि पोलर वॉर्टेक्स होता क्या है। ठीक है, तो आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पोलर वॉर्टेक्स किस तरीके से काम में आता है। तो चलिए पोलर वॉर्टेक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे बार बार। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पोलर एरिया है ये पूरा का पूरा क्या होता है, ठंडा इलाका होता है, कोल्ड एरिया। और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जहाँ जहाँ भी कोल्ड एरिया होता है मोस्टली वहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर हाई प्रेशर रीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि डिस्पाइट बीइंग अ कोल्ड एरिया, यहाँ पर क्या बन रहा है, लो प्रेशर एरिया बन रहा है। और इसके पूरे सराउंडिंग में किस तरह की एयर होती है, कोल्ड एयर आपको पूरे सराउंडिंग में मिलेगी। ठीक है, और ये दोनों अर्थ के पोल्स पे आपको देखने को मिलता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोलर पिग। ठीक है, ये किस तरीके से अफेक्ट होता है, ये किस तरीके से रिवॉल्व करता है आपका, ये जो रिवॉल्व करता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है। अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, देखो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरीके की। ठीक है, जिस वजह से अब अगर आप देखोगे इसका डायरेक्शन का मेनली पर्पस किधर की तरफ को देखने को मिल रहा है आपको, नीचे की तरफ। अगर ये नॉर्थ पोल में है, ठीक है, इस तरीके से मैं बनाऊँ नॉर्थ पोल में, तो देखो ये किधर की तरफ को आ रहा है, ये साउथवर्ड यानी कि टुवर्ड्स द इक्वेटर इसकी डायरेक्शन होगी। और इसको जो रेगुलेट या फिर इसको जो कंट्रोल करके बैठा हुआ है वो आपका जेट स्ट्रीम कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जेट स्ट्रीम है वो कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो अगर यहाँ पर वीक पोलर जेट होगा तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरा का पूरा पोलर वॉर्टेक्स नीचे की तरफ को आ जाएगा। और ठंडी हवाएं अगर नीचे की तरफ को आएंगी तो ये क्या करेंगे, आसपास के एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा ठंडा कर देगी। क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एयर दैट कीप द कोल्डर एयर नियर द पोल्स, इट स्ट्रेंथन इन विंटर। सिमिलर चीज विंटर में ही, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है, एंड वीकन्स इन समर। ध्यान रखना है, एक चीज़ को मैं बार बार रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग है, और इसलिए भी बता रहा हूँ कि इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, ठीक है, अब जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने जो आसपास एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी में को आपको देखते हुए चलना चाहिए। वहाँ पर डायरेक्टली ये स्टेटमेंट पूछा गया था। तो आपको जब भी करनी है प्रिपरेशन वो PYQ से रिलेटेड ही करनी है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, सीधा PYQs उठाओ और उनको करना स्टार्ट करो, सारे क्वेश्चन कर दो। इन केस कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि उसमें आपको हमारी मदद चाहिए, तो आप हमें किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे भेज सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप उस क्वेश्चन को हमें भेज सकते हो, हम आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। क्लियर, तो व्हेन द जेट स्ट्रीम बिकम्स वीक द पोलर वॉर्टेक्स एक्सपेंड एंड एंटर इनटू द नियर बाय एरिया। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये नियर बाय एरिया में जब घुसता है तो ये क्या करता है, टेम्परेट एरिया के पूरे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर देता है।
तो देख लेते हैं किस तरीके से ये वेदर को इन्फ्लुएंस करेगा। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो देखो स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम है, तो यहाँ पर ये पोलर वॉर्टेक्स पूरा कंस्ट्रेंट होके यहाँ पर रुका हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के वेदर में कोई इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जेट स्ट्रीम वीक हो जाती है तो देखो किस तरीके से एक्सपेंड करता है, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी मीएंडरिंग। तो आप समझ सकते हो कि जब जब जेट स्ट्रीम वीक होगी तो वीक जेट स्ट्रीम इज इक्वल टू मीएंडरिंग, और मीएंडरिंग ऑफ जेट स्ट्रीम होने की वजह से जो आपका पोलर वॉर्टेक्स है वो नीचे की तरफ को एक्सपेंड करेगा। अब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था लास्ट लेक्चर में, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आपको याद है इस पॉइंट को क्या कहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताना। क्लियर, तो ये आपको इतना याद रखते हुए चलना है। अब देखो जेट स्ट्रीम फ्लो एंटी साइक्लोनिक एट रिज एंड साइक्लोनिक एट ट्रफ। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, ये जो एरिया होता है जो पोल्स की तरफ को डायरेक्टेड होता है वो होता है आपका रिज, और जो आपका इक्वेटर की तरफ को डायरेक्टेड होता है दैट इज योर ट्रफ। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं आप ट्रफ भी बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना। तो जहाँ जहाँ रिज होगा वहाँ वहाँ एंटी साइक्लोनिक फ्लो होगा। अब एंटी साइक्लोनिक फ्लो का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी साइक्लोनिक फ्लो इज इक्वल टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जहां जहां आपका साइक्लोनिक फ्लो होगा उसको लिख देना है आपको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इतना आपको याद रखना है। ये तो मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर की। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और अगर मैं आपको बताऊं सदर्न हेमिस्फीयर में इसका क्या हो जाता है, एग्जैक्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साउथ का। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आपको एंटी साइक्लोनिक की बात करनी है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर आपको बात करनी है किसकी, साइक्लोन की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इतना आपको अच्छे से याद रखना है। अगर ये सब आपने याद रख लिया तो एग्जाम में आपके लिए नंबर लाना कोई टफ टास्क नहीं होगा, क्योंकि यही कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। तो एक कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो फिर एग्जाम में नंबर क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे रिज के पास एंटी साइक्लोनिक और ट्रफ के पास साइक्लोनिक। तो जहाँ आपका रिज होता है वहाँ पर आपका क्या होती है, हवाएं आपस में आके जुड़ जाती हैं, देखो इस तरीके से। क्लियर, अब कैसे, क्योंकि ये देखो नीचे की तरफ को आएंगी, और जब ये नीचे पहुंचेगी तो यहाँ पर होगा आपका क्या, डिस्पर्शन ऑफ एयर। क्लियर, तो जब यहाँ से हवाएं एक्यूमुलेट होके जोन ऑफ कन्वर्जन से नीचे की तरफ आएंगी, नीचे आके डिस्पर्शन होगा, और फिर यहाँ पर आपका क्या होता है, कन्वर्ज होता है। मैंने बताया था आपको ग्राउंड लेवल पे और अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे चीज़ें बिल्कुल अपोजिट नेचर में चलती हैं। देखो ग्राउंड में यहाँ पर डिस्पर्शन हो रहा है और यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है। क्लियर, यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है और यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है। क्लियर, तो इस पॉइंट पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जोन ऑफ डाइवर्जेंस। तो इस तरीके से हो जाता है ये कुछ, कि हवाएं जो होती हैं वो ऐसे आती हैं और एक फनल टाइप में कैद होके इस तरीके से जाती हैं, और फिर यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरीके से हवाएं आपके यहाँ पर कैद रहती हैं। इसको बोला जाता है आपका जोन ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ है आपका जोन ऑफ डाइवर्जेंस। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन एविएशन इंडस्ट्रीज। ठीक है, एविएशन इंडस्ट्रीज पे भी बहुत ज़्यादा फर्क डालता है। किस तरीके से, देखो ये अगर एक नॉर्मल जेट स्ट्रीम है,
अगर एविएशन यानी कि अगर फ्लाइट जो है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है तो तब तो वो जेट स्ट्रीम वाला रूट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये जो विंड होंगी ये आपके एयरक्राफ्ट को ट्रैवल करने में मदद करेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं तो तब वो क्या रहते हैं, एक दूसरा रूट लेके आते हैं, ये वो पूरा का पूरा इस तरीके से घूमते हैं। अब इस तरीके से घूमने के पीछे भी एक लॉजिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप बात करोगे तो अर्थ का शेप कैसा है, थोड़ा सा जियोइड नेचर का है, इस नेचर का, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले आप यहाँ से सीधा सीधा ट्रैवल करो या फिर ऐसे जाओ, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पता है कि कहीं पर कर्व है तो मैं ऐसे क्यों जाऊँगा, मैं ऐसे जाऊँगा ना। इधर पे मुझे डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा करूँगा ट्रैवल तो मेरा फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। तो फ्यूल सेविंग के लिए वो क्या रहते हैं, इस तरह का एक सर्कुलर पाथ लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एक कभी भी जेट स्ट्रीम वाले रूट को नहीं लेंगे अगर उनको इधर से इधर ट्रैवल करना है, यानी कि फ्रॉम कौन सी डायरेक्शन से, ईस्ट से वेस्ट अगर जाना है तो वो कभी भी जेट स्ट्रीम वाला रूट नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको क्या मिलेगा, जेट स्ट्रीम मिल जाएगी, और जेट स्ट्रीम क्या करेगी, एक ड्रैग, एक अपोजिट ड्रैग लगा देगी आपके एरोप्लेन पे, जिससे कि वहाँ पर उसमें फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो जेट स्ट्रीम होती है वो बहुत सारे प्लैनेट्स पे आपको देखने को मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल जुपिटर पे, सैटर्न पे, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको नोटिस किया है। क्लियर? तो अब बात कर लेते हैं एयर मासेस के बारे में। एयर मास क्या होता है? देखो, अगर एक सर्टेन जगह पर एक हवा बहुत टाइम तक रह जाए ना तो वो उस सराउंडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर लेती है। अब किस तरीके से? फॉर एग्जांपल मान के चलो, अगर ये एरिया ए है और सेकंड एरिया है ये बी, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, मैं तीन चार चीज़ें बोलूँगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर? और ह्यूमिडिटी है यहाँ पर लगभग लगभग कितनी, 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान के चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ओके, और ये जो सेकंड एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर है आपका 10 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी यहाँ पर है 15%। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखो किस किस तरह की हवा बनेगी। ये जो हवा होगी यहाँ पर अगर बहुत देर तक रहेगी तो यहाँ पर एयर बनेगी आपकी वार्म एंड मॉइस्ट एयर। क्लियर? अब अगर मैं इस जगह पर ह्यूमिडिटी को कम कर देता हूँ, ह्यूमिडिटी मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिर्फ 15%, तो यहाँ पर किस तरह की हवा बनेगी, वार्म एंड ड्राई एयर। और सेम कंडीशंस अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो यहाँ पर किस तरह की हवा होगी, कोल्ड, पहले केस में जब 15% ह्यूमिडिटी है, कोल्ड एंड ड्राई एयर। और सेकंड केस जब मैं ह्यूमिडिटी को 15 की जगह 95 कर देता हूँ, कोल्ड एंड मॉइस्ट। तो ये चार तरह के आपको ग्रुप्स में एयर मिल जाएगी। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। और जहाँ जहाँ आपका ड्राई एयर होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो एरिया होगा वार्म एंड ड्राई एयर वाला, ये एरिया होगा आपका डेजर्ट वाला एरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्टली कैसा एरिया आपको पाया जाएगा, यहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो एक सर्टेन एरिया में या एक सर्टेन होमोजीनस रीजन में रहने के बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम एक हवा क्या करती है, वहाँ के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करती है, उसी को हम बोलते हैं एयर मासेस। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे टेम्परेचर उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। एयर masses from the wind system on earth they extend from surface to upper troposphere। ऑलरेडी हमको पता है सरफेस से अपर ट्रोपोस्फेयर तक हमारी एयर जाती है। अब सोर्स रीजन क्या होता है, इस बात को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझिए। देखो, सोर्स रीजन वो होता है जिस एरिया में वो सर्टेन एयर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करेगी, यानी कि जो होमोजीनस रीजन की हम बात करते हैं इसी को बोला जाता है क्या, सोर्स रीजन। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, यही है हमारा सोर्स रीजन। तो मेन सोर्स रीजन कहाँ कहाँ होते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर आपकी हवाएं बनती हैं, वो होती है आपकी हाई प्रेशर बेल्ट इन सब ट्रॉपिकल रीजन।
क्लियर। तो वो क्या होते हैं, ट्रॉपिकल एयर मास को और पोलर्स वाले में एक बार देख लेते हैं किस तरीके से। देखो, जो विंड का जनरेशन होता है या विंड को चलना स्टार्ट करना होता है ना, फॉर एग्जांपल लो प्रेशर एरिया में तो वो इस तरीके से ऊपर उठती है। क्लियर। फिर वो अपर ट्रोपोस्फेयर में जाती है और इस तरीके से नीचे होके आती है और यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है हमारा। अभी देखो यहाँ पर ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में क्या मिलेगा आपको, प्रेशर ग्रेडियंट। और ये प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा उतना तेज विंड आपका इधर को फ्लो करेगी। और ये जो रीजन होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल काम एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। अब काम एनवायरनमेंट होने की वजह से देखो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल कोई क्लाउडीनेस वगैरह कुछ नहीं होता, बिल्कुल स्टेबल एनवायरनमेंट होने की वजह से ये कैसा एक रीजन बन जाता है, एक होमोजीनस रीजन बन जाता है। जिस वजह से यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है एक आइडियल सोर्स रीजन। तो पहला तो ये हो गया कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर रीजन होना चाहिए। ठीक है, या वो हाई प्रेशर बेल्ट हो। सेकेंड, एक ऐसा रीजन होना चाहिए जहाँ पर आपका टेम्परेचर स्लैश प्रेशर, क्योंकि दोनों मैं इंटरचेंजेबली यहाँ पे यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, आइडियल गैस लॉ बोलते हैं ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो दोनों को हम एक जैसा मान सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो, लो होना चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडियंट आपका लो होना चाहिए इस पॉइंट पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही दो रीजन होंगे जो आपके मोस्ट प्रोबेबली आपके जनरेट करेंगे विंड्स को। अब देख लेते हैं एयर मासेस कितने तरीके से हमने डिवाइड करी हैं। सबसे पहले हमने उनका ज्योग्राफी के बेस पे क्लासीफाई करा है। जो पॉइंट या जो ज्योग्राफी है या लोकेशन है आपका किसकी, उस एयर के सोर्स रीजन की, तो वहीं उसी हिसाब से हमने इसे क्लासीफाई कर दिया है। तो जो ट्रॉपिक्स में बनेंगे उनको ट्रॉपिकल एयर मास, जो पोलर्स में बन रही है उनको पोलर एयर मास। अब ये भी दो तरीके से डिवाइड है। ठीक है, ट्रॉपिक्स में क्या, जो ओशन के ऊपर बन रही है उन्हें बोलता है मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, और जो कॉन्टिनेंट पे बन रही है पोलर, सॉरी पोलर नहीं होगी यहाँ पे, ट्रॉपिकल हो गया, गलत है इस डायग्राम में। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। अब पोलर एयर मास की बात करें तो सी के ऊपर या ओशन के ऊपर तो उन्हें बोला जाता है मैरीटाइम पोलर एयर मास, और फिर कॉन्टिनेंट पोलर एयर मास। थर्मोडाइनेमिकली देखें तो हम वार्म और कोल्ड एयर मास के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, थर्मोडाइनमिकली डायनेमिकली मतलब यानी कि उनके टेम्परेचर के बेसिस पे, तो एक तरफ होगी वार्म एक तरफ होगी कोल्ड एयर मास। नेक्स्ट, मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। अब ये मैकेनिकल क्लासिफिकेशन किस हिसाब से होता है, देखो वो हवाएं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, इनके बीच में आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है। बस इतना आपको याद रखना है क्लासिफिकेशन। ये डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आएगा, बट कभी आपको क्लासीफाई करने के लिए याद रखना हो तो इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं उनको। ठीक है, तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए वहाँ पे सोर्स रीजन में, देखो मेनली या तो हाई प्रेशर रीजन होना चाहिए जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, या फिर लिटिल प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि जो प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए ना उनके बीच में बहुत कम होना चाहिए। कम प्रेशर ग्रेडियंट होने की वजह से वहाँ पर एक होमोजीनस रीजन बन जाएगा, और होमोजीनस रीजन ही हमारे लिए क्या करेगा, एक आइडियल सोर्स रीजन की तरह हमारे लिए काम करना स्टार्ट करेगा। तब देख लेते हैं सोर्स रीजन के ऊपर बेस्ड किस किस तरह की एयर मास हमारी होती है। तो 5 तरह की मेजर एयर मासेस है जो हमको याद रखनी है। ठीक है, तो इनको एक बार आप पढ़ लीजिए क्योंकि मेनली तो आगे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो साइक्लोन, साइक्लोन जहाँ बनेगा वहाँ पे कन्वर्जिंग एयर होगी और हाई प्रेशर एरिया में डाइवर्जिंग एयर होगी। ठीक है, जहाँ जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ वहाँ देखो आपका क्या होगा, अनस्टेबल क्लाइमेट। यानी कि अनस्टेबल क्लाइमेट मतलब वहाँ पे जो क्लाउड फॉर्मेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और जहाँ जहाँ एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होंगी यानी कि हाई प्रेशर रीजन, वहाँ पर क्या होगा, एक स्टेबल क्लाइमेट आपको देखने को
मिलेगा। अब स्टेबल क्लाइमेट मतलब यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी, साथ साथ यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन के बाद सेकंड स्टेप वही बनता है, प्रेसिपिटेशन। और अगर हाई क्लाउड फॉर्मेशन हो गई और गलती से क्लूमोनिम्बस बन गया तो सीधा स्ट्रॉम आएगा बच्चों यहाँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नीचे अगर कन्वर्जेंस है तो अपर ट्रोपोस्फेयर में डाइवर्जेंस है, और ऊपर अगर कन्वर्जेंस है तो लोअर ट्रोपोस्फेयर में डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो 5 मेजर तरह की एयर होती है मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, बस एक ये नहीं पता लगी हमें, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। इसको पढ़ लो एक बार, देख लो जगहों के हिसाब से कौन सी एयर किस जगह पे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो एक बार इस मैप को अच्छे से देख लो, आप कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो। ठीक है, कभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन आता है तो लाइव चैट में हम लोग अवेलेबल रहते हैं, तो आप लाइव चैट में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बस एक याद रखने वाली बात यह है कि जो ट्रॉपिकल एयर मास है वो मेनली किस नेचर का होगा, वो वार्म नेचर का होगा। और जो पोलर एयर मास है वो मेनली किस नेचर का होता है, वो कोल्ड नेचर का होता है। ठीक है, फिर इसमें दो तरीके से तो क्लासीफाई हो ही जाता है, मॉइस्ट और ड्राई। ठीक है, तो कोल्ड एयर मास देख लो कहाँ कहाँ होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके सोर्स रीजन आर्कटिक ओशन। ठीक है, कोल्ड और मॉइस्ट। साइबेरिया कोल्ड एंड ड्राई, तभी यहाँ पे साइबेरियन डेजर्ट आपका कैसा डेजर्ट है, एक कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नदर्न कनाडा कोल्ड एंड ड्राई, सदर्न ओशन कोल्ड एंड मॉइस्ट। ठीक है, वार्म एयर मास के लिए क्या होता है, स्टेबल कंडीशन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। सहारा डेजर्ट वार्म एंड ड्राई, जहाँ भी ड्राई होगा ना वहाँ पर आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो ड्राई एरिया रिलेटेड होता है कौन से रीजन से, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन से। क्लियर, ट्रॉपिकल ओशंस वार्म एंड मॉइस्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पूरे वर्ल्ड मैप में बना के दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ किस तरह की विंड्स आपको देखने को मिलेंगी। अगर ये हम यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका बनाए, ठीक है, मैं एक रफ मैप ही बना रहा हूँ। ठीक है, मेनली इन जगहों पे हम समझ लेते हैं। तो जो हॉट एंड ड्राई एयर्स होती हैं वो कहाँ कहाँ मिलती हैं आपकी, आपकी ज़्यादातर वो मिलेगी आपको कहाँ पर, हॉर्स लेटीट्यूड पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो कॉन्टिनेलिटी का इफेक्ट पड़ जाता है, तो उस वजह से यहाँ पर होता है क्या, हॉट एंड ड्राई। और जो आपकी कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर कैसी एयर आती है, वार्म एंड मॉइस्ट। ठीक है, तो ये वाला एरिया भी आपका कैसा होता है, वार्म एंड मॉइस्ट। फिर उसके बाद ये जो इसका सबसीडिंग रीजन होता है ये कैसा हो जाएगा, वार्म एंड ड्राई। क्लियर, तो ट्रॉपिक में तो आपका इसी तरीके से फ्लो होता रहता है। बात करते हैं हायर लैटिट्यूड्स की, तो ये वाला एरिया इसको बोलते हैं हम पेंटागोनियन या पेंटागोनियन डेजर्ट। और ये किस तरीके का डेजर्ट है हमारा, एक कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, अब ये कोल्ड डेजर्ट है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पेंटागोनियन डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है आपका, तो यहाँ पर किस तरह की विंड होगी आपकी, कोल्ड एंड ड्राई। ठीक है, बाकी जो रीजन होता है यहाँ पे ये आर्कटिक वगैरह वाला, यहाँ पर कभी कभी कोल्ड एंड मॉइस्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डिफरेंस क्या होता है, जनरल डिफरेंस एयर मासेस में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, तो जो पोल के आसपास की एयर होगी वो कहाँ देखने को मिलेगी आपको, आर्कटिक बेसिन में, नदर्न अमेरिका में, यूरेशिया में और अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलेगी। कैसी कंडीशन होती है, ड्राई कोल्ड एंड स्टेबल कंडीशन। वेदर फ्रिजिड होगा, क्लियर होगा और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल वेदर होगा।
समर के समय वेदर यहाँ पर थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाता है। मैरीटाइम पोलर 40 से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाई जाएंगी, और जब ये एयर मासेज वार्मर ओशन के ऊपर से जाती हैं तब ये मॉइस्चर को कलेक्ट करती हैं, और फिर जहाँ भी पहुँचती हैं ये वहाँ पर जाके आपका क्या करती हैं, वाटर को शेड कर देती हैं। तो वेदर कंडीशन कोल्ड, मॉइस्ट एंड अनस्टेबल। क्लियर, ध्यान रखना है आपको। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास सोर्स रीजन कहाँ होता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वाला। ड्राई होंगी, हॉट होंगी, स्टेबल होंगी एंड डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द सोर्स। ये सालों साल यानी कि पूरे के पूरे साल ड्राई रहती है। ठीक है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास एक बार पढ़ लीजिए आप। मैक्सिकन गल्फ के आसपास पाई जाएगी, वार्म होगी, ह्यूमिड होगी और अनस्टेबल एयर होगी। तो वेदर कैसा होगा यहाँ पे, विंटर के समय थोड़ा सा टेम्परेचर माइल्ड हो जाएगा और ओवरकास्ट स्काई होंगे, मतलब हवा में आपको एक तो क्या देखने को मिलेगा, एक तो हवा में आपको फॉग देखने को मिलेगा और ऊपर से बादल वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब एक लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, इन्फ्लुएंस ऑफ एयर मास ऑन वर्ल्ड्स वेदर। दुनिया के वेदर पे किस तरीके से एयर मास का डिफरेंस आता है या इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा हमारा डिफरेंस आ जाता है। फॉर कैसे, ये स्टेबिलिटी और कोल्डनेस और वार्मनेस को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, फिर मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, जिस तरह की हवा है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मॉइस्चर लाएगी। तो जो भी ड्राई हवा होती है उसमें जो भी ड्राई हवा होती है उसमें बहुत कम मॉइस्चर होगा, और जो मॉइस्ट हवा होती है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होगी। एयर मास कैरी मॉइस्चर फ्रॉम ओशंस टू कॉन्टिनेंट एंड कॉज प्रेसिपिटेशन ओवर लैंड मासेस। क्लियर, तो मॉइस्चर हमें कहाँ से मिलेगा, ओशन के आसपास से मिलेगा, और फिर प्रेसिपिटेशन कहाँ होगी, लैंड मास के आसपास होगी। दे मेंटेन लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। ठीक है, मैनी साइक्लोन और स्ट्रॉम ओरिजिनेट एट द कन्फ्लुएंस ऑफ एयर मास सच एज फ्रंटल साइक्लोन। क्लियर, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, एयर मासेस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, फ्रंट्स क्या होते हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट। फिर बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन, फ्रंटल साइक्लोन। ठीक है, तो जब फ्रंटल साइक्लोन पढ़ लेंगे तो उससे जस्ट एक लेक्चर पहले हम ट्रॉपिकल साइक्लोन और फ्रंटल साइक्लोन एक साथ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उनके बीच में मुझे आपको डिफरेंस भी बताना है। क्लियर बच्चों, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इन केस देयर इज़ एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हम वो भी करेंगे आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स है उनको इसका फ़ायदा मिल सके, जो भी हम ये कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।